भारतीय कर प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 289 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। वे कर जिनका अंतर्राज्यीय आधार है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय आधार वाले कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। कर यानी कि टैक्स। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची में उन करों का वर्णन है जो केंद्र द्वारा पूर्णतः लगाए जाते हैं, इन्हें संघीय कर कहते हैं। दूसरी सूची में उन करों का वर्णन है जो पूर्णतः राज्यों के अधिकार में आते हैं, इन्हें राज्य कर कहते हैं। इन दो करों के अलावा संविधान में तीसरी समवर्ती सूची है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए करों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए तथा वसूल किए जाते हैं, इनमें प्राप्त राजस्व केंद्र सरकार के पास ही रहता है। सेकेंड, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा एकत्रित किए जाते हैं, किंतु इनसे प्राप्त आय का अंश राज्य सरकारों को बांट दिया जाता है। थर्ड, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं किंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्र एवं प्रयुक्त किए जाते हैं। फोर्थ, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए तथा एकत्र किए जाते हैं किंतु उनसे प्राप्त समस्त आय राज्य सरकारों के मध्य बांट दी जाती है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वर्ष 1985 में की गई थी, परंतु उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत में कर सुधार जनवरी 1991 से राजा जे चलैया समिति की सिफारिश से आरंभ होता है। इसके बाद का कर सुधार के संदर्भ में वर्ष 2001 में केलकर समिति गठित की गई। वर्तमान में भारत में किए जा रहे कर सुधारों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ये वे कर हैं जिसका कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति या स्थान पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर के भार का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस पर कर लगाया जाता है वही सरकारी खजाने में कर को जमा करता है और उस पर भी कर का मौद्रिक प्रभाव तथा तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। आयकर, निगम कर, अनुलाभ कर, बीसीटीटी, उपहार कर, एसटीटी, संपत्ति कर, मृत्यु कर, उत्तराधिकारी कर, व्यय कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। भारत में आयकर 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत कर तथा निगम कर। सामान्य तौर पर आय का अर्थ इसी से लगाया जाता है। भारत में आयकर अधिनियम 1969 के तहत आयकर लगाया जाता है। निगम कर वर्ष 1960 से 61 के पूर्व कंपनियों पर उनके लाभ पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहते थे। वर्ष 1960 से 61 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर कंपनियों के निवल लाभ यानी आय पर जो कर लगाया गया उसे निगम कर कहते हैं। इस घरेलू कंपनियों के संबंध में निगम कर की दर 30% है। निगम कर कंपनियों के निवल लाभ पर लगाया जाता है। अधिभार ये कर के ऊपर लगाने वाला कर है। भारत में 10 लाख या इससे अधिक आय वालों पर 10% की दर से अधिक भार लगाया जाता था, जिसे वर्ष 2009 से 2010 में सब प्राइम संकट से उत्पन्न विश्वव्यापी मंदी से बाहर निकलने के लिए दिए गए आर्थिक पैकेज के तहत समाप्त कर दिया गया है। उपकर ये भी कर के ऊपर लगाने वाला कर है। इससे मिलने वाली राशि किसी उद्देश्य विशेष पर ही खर्च कर दी जाती है। जैसे वर्तमान में भारत में शिक्षा के नाम पर 3% का शेष लगाया जा रहा है। ग्रीन सेंस ये पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर लगाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम गुजरात में वर्ष 2011-12 में 2% का ग्रीन सेस टैक्स लगाया गया था। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी कि एफबीटी
वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले भत्तों एवं सुविधाओं का मूल्यांकन करके उस पर अलग से 30% कर लगाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2009 से 2010 के बजट में मंदी से बाहर निकलने के लिए दिए गए पैकेज में इसे समाप्त कर दिया गया। उपहार कर। भारत में उपहार कर सर्वप्रथम कैलेंडर के सुझाव पर वर्ष 1958 में लागू किया गया था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। पुनः वर्ष 2004 से 2005 में उपहार कर को लागू किया गया। वर्तमान में गैर रिश्तेदारों से 50,000 से अधिक का उपहार मिलने पर 30% आयकर के रूप में देय होगा। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स BCTT। बैंकों से नकद पैसा निकालने पर लगने वाला बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स 1 अप्रैल 2009 से पूरी तरह हटा लिया गया है। संपत्ति कर। भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम वर्ष 1957 में लगाया गया। संपत्ति कर वह कर है जो व्यक्ति की संपत्ति का वार्षिक मूल्यांकन करके एक मुश्त लगाया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर। शून्य कर कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका पुस्तकीय लाभ यानी बुक प्रॉफिट तो धनात्मक होता है, परंतु विभिन्न योजनाओं में निवेश के कारण उसका कर योज्य लाभ शून्य हो जाता है। शून्य कर कंपनी को कर दायरे में लाने के उद्देश्य से वर्ष 1996 से 1997 में न्यूनतम वैकल्पिक कर की व्यवस्था लाई गई। वर्तमान में इसकी दर 18.5% है। मृत्यु कर। मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों को वितरित करते समय लगने वाले कर को मृत्यु कर कहा जाता है। व्यय कर। व्यय कर का सुझाव प्रोफेसर काल्डर ने दिया था। भारत में एकमात्र होटलों को व्यय पर लगने वाले व्यय कर को बजट 2003 से 2004 में समाप्त कर दिया गया। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिसमें कराघात किसी भी व्यक्ति पर होता है और उपकराघात किसी दूसरे व्यक्ति पर। अप्रत्यक्ष कर के भागों का स्थानांतरण किया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष कर तात्कालीन भार कोई एक व्यक्ति वहन करता है और वास्तविक मौद्रिक भार कोई दूसरा व्यक्ति वहन करता है। सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सैंडविच, मॉडवेट, वेट आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। सीमा शुल्क। सीमा शुल्क ऐसे शुल्क या कर हैं जो शुल्क में आयातित वस्तुओं अथवा देश से निर्यातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क को आयात शुल्क तथा निर्यात की गई वस्तुओं पर लगे शुल्क को निर्यात शुल्क कहते हैं। इस समय निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है क्योंकि आयात शुल्क ही सीमा शुल्क का पर्याय हो गया है। वर्तमान में सीमा शुल्क की उच्चतम दर को गैर कृषि उत्पादों के लिए 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। सेवा कर। 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची बनाई गई। यदि कोई मद ऐसा है जो उपरोक्त तीनों सूची में नहीं आता, उसे अवशिष्ट मद कहा जाता है। अवशिष्ट मदों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम वर्ष 1994 से 1995 में चलैया समिति की सिफारिश पर 3 सेवाओं टेलीफोन, सामान्य बीमा तथा स्टॉक ब्रोकर्स पर 5% की दर से सेवा कर लगाया। वर्तमान में सेवा कर की दर 12% है। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मॉडवेट। वर्ष 1976 में लक्ष्मीकांत समिति का गठन किया गया, जिसने भारत में वैट लागू करने की सिफारिश की। वैट मूल रूप से बिक्री कर से संबंधित है, परंतु 1 मार्च 1986 में इसे उत्पाद शुल्क के संदर्भ में मॉडवेट बिक्री कर या व्यापार के स्थान पर लागू किया गया। उत्पाद शुल्क तथा सैंडविच।
वर्ष 1990 से 91 में भारत में उत्पाद शुल्क के संदर्भ में 11 प्रकार के कर थे, जिसमें हमारी उत्पाद शुल्क की व्यवस्था काफी जटिल हो गई। अतः कर सरलीकरण की प्रक्रिया के तहत उत्पाद शुल्क की दरों को धीरे धीरे कम किया जाने लगा। वित्त मंत्री ने वर्ष 2000 से 2001 के केंद्रीय बजट में उत्पाद शुल्क के संदर्भ में 16% की एकल दर लागू की, जिसका नाम सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स यानी सैंडवेट रखा गया। वर्तमान में सैंडवेट की दर 12% है। मूल्य वर्धित कर यानी वैट। भारत में वैट केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर लागू है। केंद्र स्तर पर वैट उत्पाद शुल्क के संदर्भ में मॉडरेट के रूप में लागू है, जबकि राज्य स्तर पर वैट बिक्री कर या व्यापार के स्थान पर लागू किया जाता है। केंद्रीय बिक्री कर यानी CST तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। केंद्रीय बिक्री कर ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। यह एक प्रकार का विशिष्ट कर है जिसका भुगतान वस्तु के उपभोग करने वाले राज्य के नागरिकों द्वारा किया जाता है तथा वस्तु के उत्पादक राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। यह एक मान्य तथ्य है कि केंद्रीय बिक्री कर एक मूल्य आधारित कर है, इसलिए यह वैट से मेल नहीं खाता क्योंकि यह एक गंतव्य आधारित करता है। इतना ही नहीं, CST एक कैस्केडिंग वाला कर है क्योंकि यह वैट की तरह नहीं है, इसलिए इसको क्रमिक रूप से समाप्त करना आवश्यक है। GST लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों में सहमति फरवरी 2013 में बन गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री P चिदम्बरम के राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की नई दिल्ली में 14 फरवरी 2013 को संपन्न बैठक में इस मामले में दोनों पक्षों के बीच एक राय बनी। GST के कार्यान्वयन के लिए वांछित संविधान संशोधन के लिए राज्यों ने अपनी सहमति इस बैठक में दे दी है। देश की कर व्यवस्था अब सही मायने में प्रगतिशील कही जा सकती है। कर प्रणाली में सुधार के साथ साथ सरकार के कर राजस्व के प्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ता जा रहा है तथा अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ये 56.3% से भी अधिक रहा। वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर व वैट के स्थान पर एक नया वस्तु एवं सेवा कर GST लाने के लिए 115वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 मार्च 2011 को प्रस्तुत किया गया। विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मार्च 2011 को अनुमोदित किया था। GST 1 अप्रैल 2012 से लागू करने की सरकार की योजना थी। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मौजूदा स्थिति में केंद्र सरकार विनिर्माण के चरण के ऊपर कर नहीं लगा सकती, जबकि राज्य सरकारों को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। 115वें संविधान संशोधन विधेयक में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को ही अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव है। संसद में प्रस्तुत विधेयक में एक GST परिषद के गठन का प्रस्ताव है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, जबकि इसके सदस्यों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। परिषद का गठन राष्ट्रपति के आदेश के जरिए किया जाएगा। विधेयक में प्रस्तावित GST विवाद निपटारा अधिकरण की संरचना के संबंध में फैसला संसद द्वारा ही किया जाएगा। संसद में प्रस्तुत विधेयक के मसौदे में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल व ATF को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। करों का प्रशासन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ये भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं को निर्मित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। CBDT एक वैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्रीय राजस्व कानून बोर्ड
1963 के अधीन कार्य करती है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी का चयन भारतीय राजस्व सेवा से किया जाता है। आयकर विभाग, ये विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। इस विभाग पर संसद द्वारा पारित प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। आयकर विभाग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होता है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय कर के विविध पहलुओं का भी निपटारा करता है। आयकर कानून 1961, संसद में पारित होने के बाद आयकर कानून 1961 के तहत व्यक्तियों तथा निगमों की आय पर एक कर लगाया गया। ये कर जिन क्षेत्रों में लगाया गया उनके नाम इस प्रकार हैं: वेतन पर कर, पेशा एवं व्यवसाय पर कर, घर एवं संपत्ति पर कर, पूंजीगत लाभ पर कर एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त कर। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC, इसका गठन 24 जनवरी 1944 को यानी कि 1944 को किया गया। भारत में सेवा कर केंद्रीय सीमा शुल्क या उत्पाद के अंतर्गत आता है। CBIC का कार्य अपने क्षेत्राधीन आने वाले करों की वसूली करना है। सेवा कर एवं उत्पाद, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST का एक संयुक्त अंग है। करों से संबंधित कुछ और बातें। भारत में आयकर सबसे पहले 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। 24 जुलाई 2010 को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया गया। कृषि आय पर राजस्व सूची का विषय है। ये कर सर्वप्रथम वर्ष 1938 में बिहार में लगाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित करों का संघ एवं राज्यों के बीच वितरण का प्रावधान है। वेतनभोगियों व छोटे व्यवसायियों के लिए आयकर निर्धारण हेतु विवरणी प्रपत्र यानी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2 नए फॉर्म सहज व सुगम वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2011 में जारी किए हैं। इन्हें सहज वेतनभोगी कर्मियों के लिए तथा सुगम छोटे व्यवसायियों के लिए है। 60 लाख रुपए तक सालाना कारोबार वाले व्यवसायी जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपए तक है, अब सुगम फॉर्म से अपना रिटर्न भर सकेंगे। आयकर रिटर्न को आसान बनाने के लिए दूसरा प्रपत्र सहज वेतन भोगियों के लिए पहले के सरल नाम वाले प्रपत्र को अब सहज बनाया गया है। वेतन भोगियों के मामले में दी गई एक अन्य सुविधा के चलते लगभग 80 लाख ऐसे वेतन भोगियों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए तक हो गई तथा वेतन के अतिरिक्त जिनकी कोई अन्य आय न हो तथा जिनका कोई रिफंड नहीं बनता हो। ऐसे वेतन भोगियों के आयकर रिटर्न भरने से छूट की घोषणा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में की थी। कर किसी भी देश की आय का महत्वपूर्ण साधन है। इस आय के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है तथा इसके साथ साथ संरचनात्मक विकास में इस आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नागरिकों से कर के रूप में प्राप्त राजस्व से ही आधारभूत संरचनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को दिशा दी जाती है। किसी भी समृद्ध तथा विकसित राष्ट्र की पृष्ठभूमि में प्रभावी कर प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करों से संबंधित ये तथ्य वर्ष 2014 के जनवरी माह में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार है। फ्रेंड्स, टैक्स हर किसी के द्वारा एक समस्या माना जाता है। जैसे ही टैक्स का जिक्र होता है, माथे पर चिंता की लकीरें अपने आप उभर जाती है। विश्व में कई अजीबोगरीब टैक्स लगाए जा चुके हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप भी आश्चर्य करेंगे। पुराने जमाने में राजा अपनी प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगाते थे। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में
अजीबोगरीब टैक्स लागू हैं। इंग्लैंड में ही सबसे पहले आय पर कर लगाया गया था, जिसका बाद में विरोध किया गया। रूस के पीटर महान ने अपने नाम के अनुरूप महान टैक्स से जनता को परेशान किया। उन्होंने आत्मा पर विश्वास करने वाले लोगों पर टैक्स लगाया। जो लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, उन पर धर्म विरोधी टैक्स लगाया गया। यदि अजीबोगरीब टैक्स पर इनाम होता तो इंग्लैंड विश्व विजेता होता, क्योंकि सबसे ज्यादा विचित्र टैक्स इंग्लैंड द्वारा ही लगाया गया है। इंग्लैंड के हेनरी प्रथम ने उन लोगों पर टैक्स लगाया जो देश के लिए युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड के ही विलियम तृतीय ने मकान की खिड़कियों पर टैक्स लगाया। 1700 में इंग्लैंड में ही ईंटों पर कर लगाया गया, जिसे व्यापारियों के विरोध पर 1850 में रद्द कर दिया गया। अपने विचित्र टैक्सों की वजह से इंग्लैंड देश जब भारत पर हुकूमत कर रहा था, तब भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक पर टैक्स देकर ज्यादा पैसे में खरीद कर खाना पड़ता था, जिसे दांडी मार्च के जरिए नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने तट पर बने हुए एक चुटकी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। अमेरिका के अरकानसस प्रांत में शरीर पर टैटू बनवाने लोगों पर टैक्स लगाया जाता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कनाडा और न्यूजीलैंड ने अपने देश में आने वाले चीनियों पर टैक्स लगाया था। न्यूजीलैंड ने 2002 में और कनाडा ने 2006 में इस टैक्स को खत्म कर दिया। रोम के शासक वेस्पेसियन ने राजस्व जुटाने के लिए सार्वजनिक मूत्रालय और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए यूरिन की बिक्री पर टैक्स लगाया था। उस दौरान यूरिन का इस्तेमाल अमोनिया के रूप में होता था। 1705 में इंग्लैंड के राजा हेनरी आठ ने उनकी पुत्री एलिजाबेथ प्रथम और रूस के शासक पीटर महान ने दाढ़ी पर कर लगाया था। यदि आज ऐसा कर लगाया जाता तो क्या गिनेज बुक में सबसे लंबी दाढ़ी का कीर्तिमान बन सकता था? मुस्लिम शासकों के दौरान मुसलमानों ने जजिया कर लगाया था, जो गैर मुस्लिमों को देना होता था। महमूद गजनवी से औरंगजेब तक मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत में जजिया कई स्तरों पर वसूला जाता था। हालांकि अकबर ने इस कर वसूली को समाप्त कर दिया था। भारतीय इतिहास का ये चर्चित कर है। अजीबो गरीब टैक्सों में बैचलर टैक्स का भी बड़ा विचित्र टैक्स है। जूलियस सीजर ने 18 ईसा पूर्व में, इंग्लैंड ने 1695 में और पीटर महान ने 1702 में बैचलर टैक्स लगाया था। मुसोलिनो ने 1924 में 21 से 50 वर्ष के बीच के अविवाहित पुरुषों पर टैक्स लगाया था। फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कितनी सही बात कही थी टैक्सों को लेकर के, कि दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है मृत्यु और टैक्स को छोड़कर। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।